Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful सा वीडियो। हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर एंड आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। अच्छा, आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। रजिस्टर अगर आपको जीआई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो हाउ डू यू डू इट? ओके, द फर्स्ट थिंग, नंबर 1, फाइलिंग एप्लीकेशन। चेक इफ द इंडिकेशन मीट्स द जीआई डेफिनेशन। अब जीआई का डेफिनेशन कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। एप्लीकेंट क्या करेगा? प्रूव करेगा रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, ठीक है, एफिडेविट के साथ। मतलब एप्लीकेंट कौन? वो प्रोड्यूसर। एप्लीकेंट कौन? वो प्रोड्यूसर, ठीक है। देखो, एप्लीकेंट कौन? वो प्रोड्यूसर, ग्रुप या फिर एसोसिएशन जो अप्लाई कर रहा है, वो प्रूव करेगा रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट विथ एफिडेविट की वो जो जीआई चाहता है वो क्या बना रहा है उसका प्रोडक्ट के साथ, कैसे ये जियोग्राफी जो है वो अलाइंड है, क्यों यहाँ पे जीआई इंडिकेशन चाहिए होगा, ये सारा। फिर सबमिट एप्लीकेशन, ट्रिपलेट मतलब 3 कॉपी जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ केस, डिटेल ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस, 3 सर्टिफाइड मैप्स जाएगा, इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर डिटेल्स जाएगा इफ एनी, एंड देन लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट एंड प्रोड्यूसर्स, कौन कौन वो एप्लीकेंट है या फिर कौन कौन वो प्रोड्यूसर्स है जो अप्लाई कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग भूल जाते, तो यहाँ पे भूलना नहीं। यहाँ पे की वर्ड्स जो तुमको याद रखना है वो ये है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो ट्रिपलेट फॉर्मेट में जाएगा, मतलब 3 पेपर होंगे, 3 एप्लीकेशन होंगे। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट ऑफ केस रहेगा कि तुम्हारा केस क्या है। फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ये तो बेसिक चीज़ है जो तुमको याद रहेगा हमेशा, तुम भूल जाओगे। 3 सर्टिफाइड मैप्स, ठीक है, 3 सर्टिफाइड मैप तुमको देना होगा, 3 कॉपी। अंडरस्टूड? कि कहाँ पे वो लोकेशन कहाँ पे है, क्यों ये जियोग्राफी से जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये सारा तुमको मैप पे भी दिखाना होगा। इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर डिटेल्स तुमको देना होगा, अगर इंस्पेक्शन का ज़रूरत है तो। लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट एंड प्रोड्यूसर्स तुमको देने होंगे, बस। नेक्स्ट जो तुमको याद रखना है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी एंड एग्जामिनेशन। देखो, तुम तो अपना साइड का रिप्रेजेंटेशन दे दोगे, अब जो रजिस्ट्रार है वो तो रजिस्टर करने से पहले देखेगा ना, तो एग्जामिनर चेक करेगा फॉर डिफिशियंसीज। डिफिशियंसी मतलब तुम्हारे एप्लीकेशन में कोई कमी तो है कि नहीं। अगर कमी है तो वो करेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा तुमको 1 महीने के अंदर अंदर। एप्लीकेंट करेक्ट करेगा विद इन 1 मंथ, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशूड, इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जामिनेशन वो लोग करेंगे उसका रिपोर्ट भी वो लोग इशू कर देंगे। फिर आता है शो कॉज नोटिस, अगर ऑब्जेक्शन आया तो। अगर ऑब्जेक्शन आया, ठीक है, एग्जामिनर ने कुछ पाया एंड उनको ऑब्जेक्शन है, तो वो लोग तुमको नोटिस भेजे कि आओ बात करो हमसे। रजिस्ट्रार कम्युनिकेट, ठीक है, रजिस्ट्रार क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा ऑब्जेक्शंस, एप्लीकेंट रिस्पॉन्ड करेगा 2 महीने के अंदर अंदर, और रिक्वेस्ट हियरिंग डिसीजन कम्युनिकेटेड अपील पॉसिबल विद इन 1 मंथ। सिंपल चीज है, एप्लीकेंट के पास 2 महीने का समय है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट हियरिंग डिसीजन कम्युनिकेटेड, ये अलग अलग है, ठीक है। और रिक्वेस्ट हियरिंग का मतलब ये है कि हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग मुझको एक बार हियरिंग के लिए बुलाओ, ठीक है। उसके बाद वो उसका हियरिंग होगा, जो कुछ भी होगा, जो भी डिसीजन होगा वो कम्युनिकेट किया जाएगा टू द एप्लीकेंट। हाँ सही है, ठीक है, गलत है, नहीं में हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, सब कुछ। उसके बाद एप्लीकेंट के पास, अगर एप्लीकेंट के पास ना आया तो एप्लीकेंट अगर अपील करना चाहे तो उसके पास ये अधिकार है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपील भी कर पाए, ठीक है। फिर आता है पब्लिकेशन, एक्सेप्टेड एप्लीकेशन पब्लिश्ड इन जीआई जर्नल विद इन 3 मंथ्स। ऑपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन, एनीवन कैन अपोज विद इन 3 मंथ्स प्लस पॉसिबल 1 मंथ एक्सटेंशन। मतलब नॉर्मली 4 मंथ, नॉर्मली 3 मंथ होता है, 1 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, टोटल मिला के 4 मंथ का एक्सटेंशन जो है को मिला के तुम्हारा अपोज करने के लिए तुम्हारा टाइम पीरियड रहता है। अपोज कौन करेगा? अपोज बाकी लोग करेंगे। किसी को अगर किसी प्रकार का जो है ऑब्जेक्शन है तो वो अप्लाई करेगा, बोलेगा भैया ये तो हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, और किस बेसिस पे ऑब्जेक्ट करेगा वो लोग बता देगा। रजिस्ट्रार नोटिफाइज एप्लीकेंट, रजिस्ट्रार नोटिफाइज एप्लीकेंट, एप्लीकेंट फाइल्स काउंटर स्टेटमेंट विद इन 2 months एल्स अबंडेंट। सिंपल चीज़ है,
कि अगर किसी ने अपोज किया तो रजिस्ट्रार जो है वो एप्लीकेंट को बताएगा भैया अपोजिशन आया है। एप्लीकेंट फाइल करेगा काउंटर स्टेटमेंट। एप्लीकेंट अगर उसको काउंटर कर पाए तो वो काउंटर स्टेटमेंट फाइल करेगा कि हाँ आप लोग सही हो, मैं गलत हूँ, या फिर आप लोग गलत हो, मैं सही हूँ, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। तो काउंटर स्टेटमेंट जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। अगर काउंटर स्टेटमेंट नहीं आया एप्लीकेंट से, ठीक है, एप्लीकेंट किसी ने अपोज किया और एप्लीकेंट जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है, तो 2 महीने के अंदर अंदर जवाब नहीं आया तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, अबंडेंट, एल्स अबंडेंट। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एविडेंस सबमिटेड बाय बोथ साइड। एफिडेविट हियरिंग होगा, हियरिंग शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है, एविडेंस सब कुछ देगा एफिडेविट्स के साथ कि मैं जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो सही है और मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिर हियरिंग को शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। इफ एक्सेप्टेड, हियरिंग में अगर एक्सेप्टेंस हो गया, ऑपोजिशन रिजॉल्व हो गए, तो जीआई रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर एंटर डिटेल्स इन रजिस्टर, पार्ट ए ऑफ जीआई, पार्ट बी फॉर ऑथराइज्ड यूजर एंड सर्टिफिकेट इशूड। ये तुमको हमेशा याद रखना है, जो जीआई का रजिस्टर होता है ना दोस्तों, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है पार्ट ए कि कौन से वो जीआई है जो रजिस्टर्ड है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, एंड रजिस्टर में पार्ट बी रहता है जो कि ऑथराइज्ड यूजर के लिए, कौन वो यूजर है जो कि ऑथराइज्ड है फॉर यूजिंग दिस जीआई। क्या है तुमको समझ में आ रहा है? तो हमेशा ये एग्जामिनेशन में लिख के आना कि रजिस्टर में 2 पार्ट्स है, पार्ट ए पार्ट बी। एग्जामिनर खुश हो जाएगा तुम्हारे आंसर को देखकर, ठीक है। फिर रिन्यूअल तो करना होगा, तुमको पता है 10 साल का रिन्यूअल होता है, एवरी 10 ईयर तुमको रिन्यूअल करना पड़ता है, ठीक है। रिन्यूअल फॉर द 10 पीरियड ऑन पेमेंट ऑफ फी, ओके। एडिशनल प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक नोटिफाइड गुड्स अंडर द एक्ट। एडिशनल प्रोटेक्शन मतलब एडिशनल तुमको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन चाहिए तो वो कुछ नोटिस क्या कहते हैं इसको, नोटिफाइड गुड्स जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। वो आपके सिलेबस में है नहीं वैसे। अपील कर सकते हो, हाँ, एग्रीव पर्सन कैन अपील डिसीजन ऑन ऑर्डर। तो मैंने अपील का तो तुमको यही भी बता दिया था कि अपील पॉसिबल है, हाँ। फिर देखो, अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने का बेनिफिट क्या है, ये होमवर्क है, तुमको रीड करना है बेनिफिट। रजिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन 10 साल मैंने बता दिया था आपको। रिन्यूअल एप्लीकेबल है, होमवर्क है, ये चीज सेम चीज बार बार। अच्छा, इन्फ्रिंजमेंट, अनरजिस्टर्ड जीआई सेक्शन 20 कैन नॉट सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट और डैमेजेस। अगर आपका जीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ऐसे कैसे डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, ऐसे कैसे किसी को सू कर सकते हो, है ना। रजिस्टर्ड यूजर को मिलेगा। रजिस्टर्ड यूजर सेक्शन 22 इन्फ्रिंज्ड व्हेन एन अनऑथराइज्ड पर्सन यूजेस द जीआई, ठीक है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये ऑथराइज्ड पर्सन का अलग लिस्ट होता है पार्ट बी में, ठीक है, जो रजिस्टर में मेंटेन होता है, वो ऑथराइज्ड पर्सन है, वो लोग वो लोग यूज कर सकते हैं उस जीआई को। लेकिन कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अगर यूज कर ले तो ये इन्फ्रिंज कहलाया जाता है, ठीक है। इन्फ्रिंज इंडिकेट और सजेस्ट द गुड ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द ट्रू ओरिजिन, ये सब कुछ है। मिसलीडिंग द पब्लिक, जैसे मैंने तुमको ये समझाया था कि हमारा जो विकास भैया है ये तो शॉक हो गए थे ना, वो जैसे गए, ठीक है, वो शॉक हो गए थे क्योंकि उसको पता लग चुका था कि ये जो असम टी बेचा जा रहा है ये लोगों को मिसलीड कर रहा है, क्योंकि इसका ओरिजिन असम से है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, इनको लग गया था शॉक। चलो, ओके। कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्ट ऑफ अनफेयर कंपटीशन। अनफेयर कंपटीशन आ जाता है क्योंकि जिनके पास जीआई है वो भी अगर जीआई यूज कर पाए, जिनके पास जीआई नहीं है वो भी अगर जीआई यूज कर पाए तो अनफेयर है ना। तो ये चीज है। फिर आओ सीधा इधर, ये इन्फ्रिंजमेंट का समरी है, रीड कर लेना। अच्छा, असाइनमेंट और ट्रांसमिशन देख लेते हैं, ये नया टॉपिक है। A registered GI cannot be assigned, transmitted, licensed, pledged, mortgaged, etc. It's tied to the region. Exception: on the death of an authorized user, their right can pass to the legal successor under the law. तो आप ना तो अपने जैसे पेटेंट वगैरह को तुम कर सकते हो ना, पेटेंट को तुम क्या कर सकते हो, किसी को असाइन कर सकते हो। कॉपीराइट अगर तुम्हारे पास है तो तुम किसी को यूज़ करने के लिए असाइन कर सकते हो कि हाँ मैंने इसको असाइन किया है, वो उसको मैंने लाइसेंस दिया है, वो यूज़ कर सकता है, ये बुक्स छाप सकता है। तो इस केस में जो तुम्हारा जीआई होता है वहाँ पे ना तो तुम
असाइन कर सकते हो, ना तो ट्रांसमिट कर सकते हो, ना तो लाइसेंस दे सकते हो, ना तो प्लेज कर सकते हो, ना तो मॉर्गेज कर सकते हो। जीआई का कुछ नहीं हो सकता। बाई चांस अगर तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे दादाजी ने जीआई ले रखा है और वो अगर स्वर्गवासी हो गए तो उनके बदले पे एज अ सक्सेसर तुम उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एज अ ट्रेडमार्क तुम यूज नहीं कर सकते उसको, याद रखना, सिंपल चीज है। द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क मस्ट रिफ्यूज टू इनवैलिडेट अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इफ इट कंटेन्स अ जीआई रिलेटेड गुड नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंडिकेटेड टेरिटरी। समझ में आ रहा है? फिर आता है एंड इट यूज ऑफ सच गुड इज लाइकली टू कंफ्यूज एंड मिसलीड पीपल पब्लिक अबाउट द ट्रू प्लेस। पकड़ ले कोई जीआई इंडिकेशन, तेरे को मैंने पहले भी बताया था, जीआई का जो मार्क होता है ना, जीआई का जो मार्क होता है दोस्तों, सुनो अच्छे से, जीआई का जो मार्क होता है वो एक प्रकार का डिज़ाइन हो सकता है, लिखित हो सकता है, लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पकड़ ले सेम डिज़ाइन का तूने ट्रेडमार्क ले लिया तो तू तो अपने प्रोडक्ट पे ये ट्रेडमार्क लगा सकता है और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग सोचेंगे ये तो जीआई का मार्क है और तू बोलेगा नहीं ये तो मेरा ट्रेडमार्क है। तो किसी भी जीआई के मार्क को तू अपना ट्रेडमार्क नहीं बना सकता, वरना लोगों को मिसलीड कर लेगा तू, है ना। लोगों को बताएगा असम टीम में तू अपना ट्रेडमार्क लगाएगा, ट्रेडमार्क लगाना अलाउड है, ट्रेडमार्क लगाना अलाउड है, तू लगा लेगा ट्रेडमार्क। ठीक है, और ट्रेडमार्क ऐसा जो जीआई को इंडिकेट कर रहा है, तो इस प्रकार के ट्रेडमार्क को हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। इस बात का तुमको सिंपली याद रखना है, बस एग्जामिनेशन में दबा के लिख देना है। जीआई वर्सेस ट्रेडमार्क। Trademark distinguishes goods and services of one enterprise from another. GI identifies the goods having special characteristics due to origin from a definite geographical territory. केस स्टडी देखो बहुत अच्छे से, बहुत ब्रिलियंट केस स्टडी है ये। एक तमाचा है उन लोगों को जो सोचते कि भैया जीआई का रजिस्ट्रेशन ले लिए तो भैया पूरा अपना राज है। केस स्टडी, टी बोर्ड इंडिया वर्सेस आईटीसी लिमिटेड दार्जिलिंग लॉन्च। अब सुनो, टी बोर्ड इंडिया का दार्जिलिंग जीआई है, दार्जिलिंग टी जो कहते हैं ना वो लोग, उनका खुद का जीआई है, उसका ओनर ऑफ दार्जिलिंग जीआई फॉर टी। तो दार्जिलिंग का जो टी आता है उनका ओनर जो मार्क जीआई यूज किया जाता है वो है, ओनर कौन है बताओ? टी बोर्ड इंडिया। ठीक है, उन्होंने आईटीसी को सू कर दिया, आईटीसी को सू कर दिया किस कारणवश? दार्जिलिंग लॉन्च इन इट्स होटल क्लेमिंग पासिंग ऑफ एंड डिल्यूजन। अब देखो उन लोगों ने अपना होटल के अंदर लिख दिया दार्जिलिंग लॉन्च, तो भैया तुमने दार्जिलिंग टी जो है वो तुमने एज अ जीआई तुमने इसको रजिस्टर करवा लिया। तो क्या दार्जिलिंग नाम के ऊपर पूरा तेरा रजिस्ट्रेशन है, दार्जिलिंग लॉन्च में नहीं खोल सकता? तो हाई कोर्ट ने बताया, कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या बताया? पासिंग ऑफ रिक्वायर्स assessing confusion based on multiple factors. Registering Darjeeling as a GI for tea doesn't grant exclusive right to word use for all purposes. तुमने ये जो दार्जिलिंग वर्ड है वो टी के लिए जीआई का इंडिकेशन ले रखा है एक्सक्लूसिवली, तो तुमको ये दार्जिलिंग वर्ड जो है इस वर्ड के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलता, तुम किसी को रोक पाओ इस वर्ड को यूज करने के लिए। पकड़ ले, मैंने लिख दिया दार्जिलिंग मोमो, मैंने ट्रेडमार्क ले लिया दार्जिलिंग मोमो, क्या बताओ दार्जिलिंग मोमो, तो क्या ये टी वाले आके मेरे को बोल सकते हैं कि तुमने क्यों ये ट्रेडमार्क लिया है या फिर तुम ये नाम यूज कर रहे हो? नहीं ना, तुम्हारा भैया चाय का बिजनेस है, हमारा मोमो का बिजनेस है, अलग है। ठीक है। द होटल launch named Darjeeling Launch, the hotel launch named Darjeeling Launch used for an exclusive area was unlikely to cause deception or confusion regarding Darjeeling tea itself. ठीक है। Dilution argument weak because Darjeeling was widely used commercially before the GI Act, lacks the necessary uniqueness for strong protection against blurring. सिंपल चीज़ है, तेरे को इतना कुछ याद नहीं रखना है, तेरे को सिर्फ केस लॉ याद रखना है कि भैया ऐसा हुआ था कि आईटीसी ने अपना लॉन्च बनाया था, क्या था? दार्जिलिंग लॉन्च, और टी बोर्ड ने क्या कर दिया बताओ? इंडिया, बताओ ना क्या? टी बोर्ड इंडिया ने क्या किया? उसने क्लेम कर दिया, बोला कि भैया, क्या बोला? बोला कि भैया हमने तो दार्जिलिंग टी रजिस्टर कर रखा है, आपने दार्जिलिंग लॉन्च कैसे खोल लिया? तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला, दार्जिलिंग जो है कैलकाटा के अंदर आता है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला कि भैया दार्जिलिंग टी है ना, उनका तो दार्जिलिंग लॉन्च है, तो आप दार्जिलिंग वर्ड के ऊपर क्या कंप्लीट कंट्रोल ले रहे हो क्या?
तुम्हारे इस जीआई से पहले लोग दार्जिलिंग के वर्ड को कमर्शियली यूज कर रहे थे फॉर देयर ओन कमर्शियल यूज। कोई दार्जिलिंग लॉन्च हो रहा था, तो कोई दार्जिलिंग मोमो खोल रहा था, तो अपने अपने पर्सनल यूज के लिए वो लोग यूज करते थे। तो तुमने जीआई रजिस्ट्रेशन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि दार्जिलिंग वर्ड के ऊपर तुमने रजिस्ट्रेशन ले लिया। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या क्या रहेगा दोस्तों? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अच्छा इनके ऊपर ऑफेंसेस लगता है। देखो, मीनिंग ऑफ अप्लाइंग ए जीआई, अ पर्सन अप्लाइज ए जीआई इफ ये तो एप्लीकेशन है कि किस लिए आप अप्लाई करते हो इट टू द गुड, मतलब या तो गुड्स के ऊपर या तो उसके पैकेजिंग के ऊपर। इनक्लोज गुड इन पैकेजिंग बियरिंग द जीआई, यूज इट इन अ वे लाइकली टू क्रिएट बिलीव द गुड्स आर designated by it, use in the commercial documents like linked to the goods, how applied woven in impressed या फिर affixed, मतलब तुमने किसी पैकेट के ऊपर या तो तुमने वूव कर दिया, सी कर दिया, मतलब उसको धागा से जो है लगा दिया, समझ में आ रहा है, या तो इसको इम्प्रेस्ड कर दिया मतलब ठप्पा लगा दिया, या तो अफिक्स्ड कर दिया, किसी एक्सटर्नल मटेरियल से अफिक्स कर लिया, मतलब जैसे कार्ड वार्ड नहीं होता है, जैसे टैग होता है ना, वैसे टैग लगा दिया तुमने, तो उस प्रकार से तुम अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है फॉल्सिफाइंग एंड फॉल्सली अप्लाइंग जीआई। अगर तुम फॉल्सली अप्लाई कर रहे हो तब तुमको मिलेगा पनिशमेंट। फॉल्सिफाइंग, फॉल्सली अप्लाइंग, ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर होगा कि तुमको दिखाना होगा कि तुमने कैसे फॉल्सली अप्लाई नहीं किया, तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। पेनल्टी फॉर अप्लाइंग फॉल्स जीआई, ये सारा तुम्हारा कंडीशन होगा, तुम्हारा पेनल्टी यहाँ से स्टार्ट होता है। पनिशमेंट 6 मंथ से लेकर 3 साल का जेल, फाइन 50,000 से लेकर 2 लाख तक का, ठीक है। अच्छा, कोर्ट लेसर सेंटेंस इंपोज कर सकते हैं। अच्छा, बस इतना तेरे को याद रखना है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर यह है कन्वेंशन कंट्रीज के लिए जिन्होंने एक साथ एग्रीमेंट साइन किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई कंट्रीज ग्रुप्स एज कन्वेंशन कंट्रीज इफ दे ऑफर सिमिलर प्रिविलेजेस। पकड़ ले, कोई ऐसा कंट्री है जो कह रहा है कि सर मैं आपका प्रोटेक्ट करके रखूंगा जीआई, आप हमारा प्रोटेक्ट करके रखोगे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो नोटिफाई कर सकता है कि हाँ चलो उस कंट्री के साथ मेरा एग्रीमेंट हो चुका है, उनका हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हमारा वो प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उनका कोई हमारे कंट्री में चोरी नहीं कर सकता और हमारा कोई उनके कंट्री में चोरी नहीं हो सकता। ये स्पेशल प्रोविजन है। अलाउ सिटीजन फ्रॉम दीज कंट्रीज टू अप्लाई फॉर जीआई रजिस्ट्रेशन इन इंडिया ऑल्सो। चलो, क्या ये समझ में आ रहा है? जो तुम्हारे कन्वेंशन कंट्रीज है उनके सिटीजन्स भी जीआई इंडिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन मांग सकते हैं इन इंडिया, ठीक है। ये एक फैसिलिटी हो जाता है, जो एडिशनल फैसिलिटी मिलता है इस चैप्टर में। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। इसका नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा, आप सबको पता ही है। आई होप कि ये चैप्टर तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है ना, बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है घर पे बैठ के, ठीक है। और ये रिवीजन नोट्स जो है मैं तुमको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।